हाँ जी बच्चों, ढेरों 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 स्वागत है आपका, है ना भाई। यूनिट 3, मज़ा आ गया ना। चैप्टर 1 और लेक्चर भी पहला ही है और हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3। तो बेटे एक सेंटेंस बताकर मैं यूनिट 3 शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद हम काम की बातों पर आ रहे हैं, पर उस ध्यान से उस सेंटेंस को सुनो। देखो बच्चों, तो सेंटेंस इस पूरी यूनिट में ये है, पूरी चैप्टर में यही बात पर हम फोकस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है। तो जवाब सुन लो। करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सुना? कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वही मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। करंट कैरिंग कंडक्टर्स का मतलब ये है, जैसे कोई तार है ना, सीधी वायर है, स्ट्रेट वायर, उसमें करंट चल रही है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कोई सर्कुलर कॉइल है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन शर्त एक ही है, सर्कुलर कॉइल है तो उसमें भी करंट चलनी चाहिए। कोई हेलिक्स है, हेलिक्स समझते हो, कुंडली नुमा, है ना, जैसे कुंडली होती है, तो कोई हेलिक्स है उसमें करंट चल रही है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो ऐसे तमाम केसेस हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का मतलब है इस यूनिट में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है, ये पूरी यूनिट एक ही सेंटेंस पर बेस्ड है। वो क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स produces magnetic field। ये अब आप कहेंगे सर इसमें पहला टॉपिक क्या है, पढ़ना तो शुरू करें। तो पहला टॉपिक है बेटे बायो सेवार्ट्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बायो सेवार्ट्स लॉ। तो देखो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो फर्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। बायो, टी साइलेंट रहता है, BIOT पढ़ा जाता है बायो। सेवार्ट्स लॉ। इस लॉ से ही पूरा चैप्टर निकलता है। तो जरा केयरफुली देखो, ये लॉ बताना क्या चाहता है। ये बताना ये चाहता है बेटे, आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। इसीलिए मैंने स्ट्रेट वायर ना बना के थोड़ा घूमी हुई तार बनाई है, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं आए कि बायो सेवर्ट लॉ स्ट्रेट वायर के लिए ही है और किसी शेप के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है। और इसमें से बहने वाली करंट आई है। अब इसका एक बहुत छोटा सा ये करंट एलिमेंट लिया है, ये करंट एलिमेंट कहलाता है आईडीएल। करंट एलिमेंट, अगर मैं कहूं लाइन एलिमेंट लिया है तो डीएल, और मैं कहूं करंट एलिमेंट लिया है तो आईडीएल। आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें ये छोटी सी लंबाई है, वो लंबाई डीएल है, और ये एरो है करंट की दिशा, तो ये इसकी डायरेक्शन है। ये इनफाइनिटिसिमली स्मॉल है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत छोटा लेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा इस तरह से बना दिया है। तो आईडीएल का नाम है करंट एलिमेंट। ये छोटा सा करंट एलिमेंट, इनफाइनिटिसिमली करंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? देखो बहुत ध्यान से सुनना, पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ सिर्फ करंट एलिमेंट के लिए होता है। तो ये छोटा सा करंट एलिमेंट आर डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट पी है, वहां कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लीजिए उसका नाम है डीबी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, डीबी माने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कैलकुलस फॉर्म। तो वो डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन बातों पे डिपेंड करेगा। इसके लिए बायो सेवर्ट ने बताया था, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल, यानी करंट एलिमेंट
के प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो dB यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल टू dl, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? आइडियल से पॉइंट जो P है वहां तक की दूरी को आर कहा गया है। अब एक बच्चा कह सकता है सर सारा दिख रहा है पर साइन थीटा तो नहीं दिख रहा है। ये है थीटा। थीटा क्या है? ये करंट एलिमेंट है, बहुत छोटा सा है, चाहे ऊपर से एंगल नाप लो या नीचे से, कोई अंतर नहीं है। यहां से लाइन खींचते तो यहां से नापते थे, कोई डीएल कोई लंबाई नहीं है, एक पॉइंट बराबर लंबाई है। तो ये जो आइडियल है ये, और ये जो है लाइन जो आइडियल को पॉइंट पी से जोड़ रही है, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। थीटा का नाम एक बार ध्यान से सुनो। इट इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग करंट एलिमेंट टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो थीटा है, देखो मैं लिख भी देता हूं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब आगे बताओ किन किन के बीच में, बिटवीन करंट एलिमेंट, एक तो करंट एलिमेंट है यानी ये वाली चीज करंट एलिमेंट, एंड द लाइन, ये लाइन है, एंड द लाइन, कौन सी लाइन? जो करंट एलिमेंट को पॉइंट P से जोड़ रही है, ये वाली लाइन। एंड द लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। पहले बताओ समझ में आ गया? तो dB का ये फॉर्मूला है। अब बेटे प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाएंगे तो तुम्हें खूब मालूम है एक कांस्टेंट आता है। क्या कांस्टेंट आएगा बताओ? यहां कांस्टेंट आता है, बहुत ध्यान से फिर देखना, इंपॉर्टेंट चीज आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। SI यूनिट में, सारा SI यूनिट ही पढ़ रहे हो, MKS यूनिट ही पढ़ रहे हो भाई, SI यूनिट में ये कांस्टेंट है ना। और आगे तो पूरा लिखा ही जाएगा ये वाली चीज। क्या लिखोगे? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भाई साहब यही जो लॉ लिखा हुआ है याद कर लीजिए, यही कहलाता है बायो सेवार्ट्स लॉ। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ये सर म्यू नॉट का नाम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये B का नाम क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट है। तो देखो जरा थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो म्यू नॉट का नाम देख लो। म्यू नॉट का नाम होता है, बहुत ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन नॉट का नाम याद है? बोलो क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम परमिटिविटी नहीं है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या एक और नाम कह सकते हो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये दो नाम आप इसके हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जैसे बेटे पुराने चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10 की पावर 9। इसी तरह इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। बहुत छोटी वैल्यू है, 10 की पावर -7। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी माने मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हुआ है? आइडियल के कारण, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड का नाम है बी। ठीक है, डीबी माने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जरा और देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ बी,
बी का नाम मैंने बताया ही था, मैग्नेटिक फील्ड। पूरा नाम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, आगे चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा नाम याद कर लो, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली इसकी यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला। दूसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छी अच्छी यूनिट है? पहली है टेस्ला, है टेक्सला, है, और दूसरी है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होती है गॉस, 10⁴ गॉस। ये सब यूनिट्स में रिलेशन है। एक टेस्ला और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी दोनों बराबर हैं। ये दोनों ही एसआई यूनिट हैं। ये बेटे एक प्रैक्टिकल यूनिट है, एसआई या सीजीएस यूनिट नहीं है गॉस, लेकिन ये काम की यूनिट है। तो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। अब कोई बच्चा म्यू नॉट की यूनिट अगर जानना चाहे तो जान सकता है। तुमने फॉर्मूला अभी लिखा था, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं। ठीक है, अब म्यू नॉट की निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो म्यू नॉट की यूनिट आप निकाल सकते हैं, dB यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, ये मल्टीप्लाई में आ गया मीटर स्क्वायर, ये अपॉन में आ गया आई की यूनिट एम्पियर, dl एक छोटी सी लंबाई है, लंबाई की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। तो म्यू नॉट की यूनिट आप आसानी से समझ सकते हैं, म्यू नॉट है ना, इसकी यूनिट है, क्या यूनिट है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कई लोग टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, तो 1 मीटर कट जाएगा, फिर 1 मीटर जो इसका है वो नीचे रहेगा। तो टेस्ला की वैल्यू लिख दो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू ये वाला मीटर, और एम्पियर तो नीचे ही है, 1 मीटर काट दो तो एक और यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो इसकी 2 यूनिट हो जाती हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझना। हमें लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म, किसकी, बायो-सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। जरा ध्यान से देखना, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, केयरफुली देखो। देखो, एक तो ये वेक्टर है, एक आइडियल वेक्टर है, और साइन थीटा आएगा नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो साइन थीटा फिर नहीं आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कोई दूसरा वेक्टर या मौजूद ही नहीं है। आई डीएल मिलाकर एक वेक्टर है, आई और डीएल वेक्टर नहीं होते, आई तो स्केलर क्वांटिटी होती है, आई डीएल मिलाकर वेक्टर होता है। तो लिखेंगे डी बी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये है वेक्टर फॉर्म। कई लोग आर कैप की वैल्यू भी लिख देते हैं। आर कैप की वैल्यू तो तुम सब लोग को ही मालूम है भाई, तुम लोग जानते ही हो, आर वेक्टर अपॉन आर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब मालूम ही है, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इस बात को अगर यहां लिखोगे तो ऊपर आर वेक्टर आ जाएगा और इस आर के कारण आर क्यूब हो जाएगा। तो डी बी वैक्टर कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। तो बच्चों, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नहीं है, बहुत ध्यान रखना। ये डीबी का फॉर्मूला है, यानी छोटे से करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये रूल है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।